23 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में ओलंपिक का आदर्श वाक्य बदल करके क्या कर दिया गया। इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्वेश्चन को। तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर। देखो आपको बता दूं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है 23 जून 1894 को, और यही कारण है कि हम हर साल 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में मनाते हैं। तो 23 जून 1894 से ही ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो क्या था, सिटियस एल्टियस फोर्टियस। ये लैटिन भाषा में है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। और आपको बता दूं, इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो संस्थापक रहे थे पियरे डी कुपर्टिन, उनके सुझाव पर अपनाया गया था। पर अभी कोविड-19 महामारी के समय दुनिया भर में एकजुटता दिखाने के लिए इसे बदलकर क्या कर दिया गया, सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर। इंग्लिश में बोलेंगे तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, मतलब एक शब्द एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया टुगेदर। ये जो कम्युनिटर है इसको एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। बाकी अभी आपके टोक्यो ओलंपिक शुरू हो चुके हैं, 23 जुलाई को शुरू हो गए, 8 अगस्त तक चल रहे हैं। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है थॉमस बक। अच्छा, पहला ओलंपिक कब और कहाँ पे खेला गया था, तो 1896 में खेला गया था ग्रीस की कैपिटल एथेंस में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि अभी टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक हैं वो कौन है, 2 जने हैं, एक तो एमसी मैरी कॉम है और एक मनप्रीत सिंह है। जबकि समापन समारोह में कौन होंगे, हमारे पहलवान बजरंग पूनिया होंगे। इसके अलावा टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक कौन होंगे, मरियप्पन थंगावेलु होंगे। ये पैरा एथलीट है, हाई जंपर है मतलब। और आपको याद होगा 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को मिला था, उनमें से एक ये भी थे। बाकी देखो आपको याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज का नाम क्या है, दीपक काबरा है। जबकि आपसे पूछा जाए टोक्यो ओलंपिक में पहले भारतीय ज्यूरी का नाम क्या है, तो आंसर होगा पवन सिंह। और टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने, अशोक कुमार बने। एक कर्णम मालेश्वरी का नाम भी याद रखना। वैसे तो ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रही, वेटलिफ्टर है ये, लेकिन अभी इनका नाम न्यूज़ में भी था क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली वाइस चांसलर इनको बनाया गया है। अच्छा, पैरा ओलंपिक खेलों का जनक किसको कहा जाता है, तो याद रखना सर लुडविग गुट्टमन को कहा जाता है। अभी आप जानते हो 2020 में जो आपके होने थे ओलंपिक, अब ये 2021 में हो रहे हैं, जो कि एक समर ओलंपिक है, टोक्यो में हो रहे हैं। इसके बाद 2022 में आपके विंटर ओलंपिक होंगे, कहाँ पे, बीजिंग चाइना में। फिर 2024 में आपके समर ओलंपिक होंगे, पेरिस फ्रांस में। फिर 2026 में आपके विंटर ओलंपिक होंगे, कहाँ पे, मिलान कॉर्टिना इटली में। 2028 वाले फिर आपके लॉस एंजलिस में होंगे। चलिए आप तो ये बताइए कि अभी 2032 वाले जो आपके ओलंपिक होंगे वो कहाँ पे होंगे, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा एलआईसी ने। तो अभी एलआईसी ने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है, जो कि एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो इस पॉलिसी का फायदा पॉलिसी होल्डर के अलावा उसके परिवार वाले भी उठा सकते हैं। और इस आरोग्य रक्षक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बीमार होने पर एक साथ पूरा पैसा मिलता है। तो उसका नाम है आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसको लॉन्च किया किसने, एलआईसी ने। अच्छा, आरोग्य, आरोग्य से कुछ लिंक कर पा रहे हो, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, याद आ रहा होगा, आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। आपको याद होगा एसबीआई ने हेल्थ सेक्टर को मदद देने के लिए एक नया बिजनेस लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जिसमें कारोबारियों को 10 लाख रुपए से लेकर के 100 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा। क्या नाम था उसका, यही तो नाम था, आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। तो वो शुरू किया था एसबीआई ने। और ये है आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा, इसको लॉन्च किया एलआईसी ने। ये ध्यान रखना आप तो। बाकी आरबीआई, इसने भी रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू की थी। एनआईसीएल मतलब क्या होता है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अभी याद होगा पहली बार हिमालयी याक का बीमा करेगी ये एनआईसीएल। बाकी एलआईसी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, स्थापना 1956 में होती है, इसके अध्यक्ष है एमआर कुमार। चलिए आप तो ये बता दीजिए अभी बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया था,
तो याद रखना 74% कर दिया था। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो आंसर होगा अरमान गिरिधर को। तो अभी जो राष्ट्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के जो सचिव हैं अरमाने गिरिधर, उनको नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अच्छा, इनको एडिशनल चार्जेस क्यों दिया गया? क्योंकि अभी तक जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष रहे सुखबीर सिंह संधू, वो क्या है उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। तो यहाँ पे NIH के अध्यक्ष का पद जो है वो खाली हो गया। तो जब तक कोई परमानेंट आदमी नहीं आ जाता इसको संभालने के लिए, तब तक इसका सारा काम संभालेंगे अरमाने गिरिधर। इसलिए हमने बोला है कि इसके अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दिया गया है अरमाने गिरिधर को। तो इनका नाम याद रखना आप। बाकी पद्म कुमार माधवन नायर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे आप बेड बैंक भी बोलते हो, उसके पहले MD बने ये। सुरेश पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने। और सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, ये 24 नंबर के हैं। चलिए आप तो ये बता दिए हमारे मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का नाम क्या है? तो आप तो आराम से बता दोगे, क्या नाम है? यशवर्धन सिन्हा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो सुधांशु मित्तल है। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने दलित सशक्तिकरण योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो आंसर होगा दलित बंधु योजना। तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, वो हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र से पायलट बेसिस पे इस योजना को शुरू करेंगे। और पहले इसका जो नाम है वो दलित एम्पावरमेंट स्कीम यानी कि दलित सशक्तिकरण योजना रखे जाना था, पर अभी इसका नाम बदलकर दलित बंधु योजना कर दिया गया है। अच्छा, है क्या इस योजना में? तो इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितने लाख? 10 लाख रुपए मिलेंगे प्रत्येक परिवार को। तो यह है दलित बंधु योजना। अब बात यहाँ पे तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। और हैदराबाद से आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर शुरू हुआ था तेलंगाना के हैदराबाद में ही। और 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय शहर बना था हैदराबाद ही। याद रखना, दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर ये स्थापित किया गया हैदराबाद में ही। अच्छा बताइए, देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और हैदराबाद में आपको मिलेगा नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जिसे अभी ISO सर्टिफिकेट मिला था। और इस तरीके से ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बना है ये। आपको याद होगा 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया था तेलंगाना ने ही। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, जो कि पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं। अभी याद होगा आपको, तेलंगाना में बेनालू उत्सव मनाया गया था और यहीं पे ही नागोबा जतारा उत्सव भी मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना आप। पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने सैलरी अकाउंट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में। तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने सैलरी अकाउंट खोलने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है। तो इस समझौते के अनुसार भारतीय नौसेना के सभी कर्मचारी, चाहे वो कार्यरत हों या रिटायर्ड हों, दोनों के लिए सेविंग अकाउंट खोलेगा ये कोटक महिंद्रा बैंक। और जिसमें वो कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी देगा। बेनिफिट्स जैसे कि इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर होगा, बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन बेनिफिट देगा ये, अतिरिक्त बालिका लाभ यानी कि गर्ल चाइल्ड बेनिफिट देगा, और जो इंटरेस्ट रेट होंगी वो भी ज़्यादा होंगी दूसरे बैंकों की अपेक्षा। उसके अलावा अगर आप पर्सनल लोन लेते हो, कार लोन लेते हो, होम लोन लेते हो, तो उस पर 0 प्रोसेसिंग फीस आपकी लगेगी। अच्छा, हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह है। और कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है सन 2003 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष हैं उदय कोटक। और उदय कोटक से याद होगा अभी आपको, अभी तक ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष थे। अब कौन बन गए? अभी टीवी नरेंद्रन बन गए उदय कोटक के स्थान पे। बाकी फेडरल बैंक से हमने पढ़ा था, ग्राहकों के लिए फेडी नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट इसने लॉन्च किया है। HDFC बैंक की बात करेंगे तो डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू की थी। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया था। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे।
अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भिखारियों के लिए कौन सी योजना तैयार की है? तो आंसर होगा स्माइल योजना। अब देखो यहाँ पे स्माइल की फुल फॉर्म भी है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए मौजूदा योजनाओं के विलय के बाद ये एक नई योजना है, जिसे तैयार किसने किया? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। और इसके मंत्री कौन है वैसे? तो हमने कैसे ट्रिक से याद किया था? सोशल में जस्टिस करेगा, समाज में न्याय करेगा जो वीर होगा। तो आंसर होगा वीर कुमार, यानी कि वीरेंद्र कुमार इसके मंत्री हैं। तो इस योजना के तहत 60,000 सबसे गरीब व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लाभान्वित किया जाएगा। तो ये भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिए एक व्यापक योजना है। और आपको बता दूं, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा भिखारी पश्चिम बंगाल में मिले थे और सबसे कम लक्षद्वीप में मुश्किल से 2 भिखारी थे वहाँ पे। बाकी देखो, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा और इसका आंसर देखा स्माइल, तो स्माइल से आपको कुछ याद आया होगा। कुछ याद आया क्या? आपको याद आता होगा कि 2020 में लॉकडाउन के समय राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए स्माइल योजना शुरू की थी। तो वहाँ पे आपने स्माइल के बारे में पढ़ा होगा और अब यहाँ पे ये स्माइल के बारे में हम पढ़ रहे, तो ये ध्यान रखना आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखो क्या होगा, इसका आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक ये सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कर्नाटक की हम लोग बात करें उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं। देखो, आपको याद रखना है कि अभी ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले ट्रांसजेंडर बने थे कौन? लॉरेल हब्बार्ड, ये न्यूजीलैंड के हैं, वेटलिफ्टर हैं ये। और एक जोया खान का नाम आप याद रखना, भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी थी, ये 2020 की बात हुई। अच्छा चलिए, एक नाम मैं आपको बताता हूँ, तशरुआ आनंद शिशिर। तो आपको ये बताना है कि ये नाम आपने कब न्यूज़ में पढ़ा था, मतलब ये क्या बन गए हैं। और उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला है, तो आंसर याद रखना, हैदराबाद में। अब बात यहाँ पे कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा है। और कर्नाटक के नए गवर्नर बन गए थावरचंद गहलोत। अभी आपको याद होगा, कर्नाटक ने ही बेंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम शुरू किया था और यहाँ के मुख्यमंत्री ने आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया था। उसके अलावा हमने पढ़ा था 2020-21 में आयुष भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में टॉप पे रहा था कर्नाटक। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण होगा कहाँ पे? कर्नाटक में। और यहीं पे आपको मिलेगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी वॉइस ऑफ द कस्टमर का अवार्ड जीता था उसने। उसके अलावा आपको याद होगा, नीति आयोग ने जो नवाचार सूचकांक यानी कि इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था, उसमें मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप पर रहा था कर्नाटक। यहीं पे ही अरुंधति और मैत्री योजना भी शुरू हुई थी। वैसे अरुंधति स्वर्ण योजना ये कहाँ की है? ये असम की है। उसके अलावा देखो, 2 रेलवे स्टेशन यहाँ से याद होने चाहिए आपको। एक है हावेरी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया, और हुबली रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर श्री सिद्धरुद्रा स्वामीजी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और हुबली स्टेशन पे ही दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। वैसे अभी कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना है? विजयनगर बना है, बल्लारी से अलग होकर के। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। और भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी ये बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। और कर्नाटक सरकार ने देश के पहले इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू किया था। याद रखना, भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह ये बनेगा कर्नाटक में, टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। और अलमाटी बांध ये आपको यहीं पे मिलेगा कृष्णा नदी पर और कृष्ण राज सागर बांध आपको मिलेगा कावेरी नदी पर। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी रशिया ने अपनी नई S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। अब आप कहोगे ये तो हमारे पास भी है, तो नहीं बालक, ये हमारे पास नहीं है। जिसकी आप लोग बात कर रहे हो वो है S-400 मिसाइल, जो हम रशिया से खरीद रहे हैं। और यहाँ पे बात हो रही है S-500 की।
S-400 को हम याद रखना ट्रायम्फ भी कहते हैं, और ये जो S-500 मिसाइल है जिसे हम ट्रायम्फ फैक्टर M या प्रोमेथी भी कहते हैं, और ये दुनिया की सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसके रेंज है लगभग 600 किलोमीटर, और ये अंतरिक्ष से होने वाले हमले का भी मुकाबला करने में सक्षम है। अच्छा, आप तो ये बताओ, भारत का जो अभी स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है ना, उसका नाम क्या है? इंद्रजाल है। और इसराइल के पास क्या है? आयरन डोम पद्धति है। और इसराइल से हम खरीद रहे हैं हेरॉन ड्रोन। किससे? इसराइल से ही। अच्छा, पिनाका नाम अभी न्यूज में था, ये है क्या पिनाका? क्या ये रॉकेट है? याद रखना, ये रॉकेट नहीं है, ये रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जो एक बार में कई सारे रॉकेट छोड़ता है। हमने देखा था 49 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट दाग सकता है ये। अब बात यहाँ पे रशिया की है, तो ये रहा मैप में रशिया। देखो, रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। इसकी करेंसी है रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। रशिया की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। और याद रखना, रशिया अपना पहला स्टील्थ युद्धपोत भी बना रहा है, और रशिया ने कहा कि वो 2030 तक अपना अलग से अंतरिक्ष स्टेशन भी बना लेगा। और रशिया ने ही जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका बनाया था जिसका नाम रखा था कॉर्निवेकोव। अच्छा बताइए, अभी मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का अवार्ड जीता था? तो आंसर होगा पगलिया। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, वैसे रशिया के साथ कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? इंदिरा नाम की एक्सरसाइज करते हैं जो एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार यानी कि नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने। तो लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड नाम से पुरस्कारों की एक नई श्रेणी शुरू करने की घोषणा की है। और इसे शुरू किसने किया या किसके द्वारा इसको शुरू किया जाएगा? वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल के पास याद होगा पहले रेल मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि इनसे रेल मंत्रालय तो ले लिया गया और इनको एक नया कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया। बाकी वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय तो इनके पास पहले से ही है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी राज्यसभा में सदन का नेता कौन बना? पीयूष गोयल बने। और सदन का उपनेता कौन बने? मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये भी याद रखना। अच्छा, आप तो ये बता दो, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पे बनेगा? गुजरात के अहमदाबाद में बनेगा। और अगर पूछा जाए कि देश का पहला लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बनेगा? यह बनेगा असम में। अच्छा, वैसे रेल मंत्री कौन है आपके? अश्विनी वैष्णव है। और आपके कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो गए। उद्यम मंत्री कौन है? यानी कि हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री किसके पास है? महेंद्र नाथ पांडे के पास है। अच्छा, भी आपको याद होगा वित्त मंत्रालय में एक नया विभाग जोड़ा गया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक नया विभाग डिपार्टमेंट जोड़ा गया था। क्या नाम था? सार्वजनिक उपक्रम विभाग, पब्लिक एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट। ये पहले उद्यम मंत्रालय के अंदर ही आता था, लेकिन अब ये वित्त मंत्रालय के अंदर आता है। वित्त मंत्रालय का छठा विभाग बन गया ये। और देखो, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, जितने भी अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स नए बने हैं या जिनके भी मंत्रालय चेंज हुए हैं, उनको याद रखने का एक ट्रिकी वीडियो हम बना चुके हैं। उन पे क्विज भी अपलोड कर दी गई है बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो वो वीडियो भी देख लो, क्विज भी लगा लो, दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और गाइज, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर ज़रूर करना है। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट को किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा नोएडा में। तो अभी हमारे जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं ये भी नए बने थे। क्या नाम है इनका? जी किशन रेड्डी। उन्होंने नोएडा में भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज बनाने का फैसला किया है। इसकी खासियत क्या होगी कि इसमें पढ़ाई के साथ साथ शोध यानी कि रिसर्च और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर काम किया जाएगा। और देखो, नोएडा से आपको याद आएगा कि उत्तर प्रदेश में जो जेवर में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है ना, उसका नाम क्या किया गया था? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसका नाम रख दिया गया है। उसके लोगो में उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। चलिए, आप तो यही बता दीजिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी स्टेट बर्ड ये क्या है? कई बार मैं आपको बता चुका हूँ।
और हेरिटेज से आपको याद होगा वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए बताइए जनजातीय संग्रहालय ये कहाँ पे बन रहा है? रांची झारखंड में। और रेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रहा है? तो बड़ोदरा गुजरात में। उसके अलावा भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रही है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और नोएडा से क्या याद कर सकते हो आप? आपको याद होगा भारत की पहली पॉड टैक्सी ये चलेगी नोएडा एयरपोर्ट से लेकर के फिल्म सिटी के बीच में। और अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पे खुला है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में। गुरुग्राम में ही आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। तो ये सब याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का उत्पादन शुरू कर दिया है? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से चलने वाली एक हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का उत्पादन शुरू कर दिया और इसे सबसे तेज भूमि पर चलने वाला वाहन माना जा रहा है। तो देखो तो सही कितनी तेज है ये। 1 घंटे में 600 किलोमीटर आप कवर कर लोगे। तो इसके बनने के बाद ये चाइना के शेनझेन से संघाई के बीच में चलेगी, जिससे लगने वाला जो अभी समय है वो 10 घंटे है। तो 10 घंटे से केवल आपको 2.5 घंटे लगेंगे इसको कवर करने में। अच्छा, मैगलेव ट्रेन क्या होती है? तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि विद्युत चुंबकीय बल का उपयोग करती है। ये जो ट्रेन है इसकी पटरी को टच नहीं करती, ये हवा में तैरती रहती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण ये आगे बढ़ती है। इसमें फ्रिक्शन यानी कि घर्षण भी नहीं होता जो कि हमारी पटरी वाली गाड़ी में होता है, क्योंकि इसमें कांटेक्ट नहीं है ना, हवा में तैर रही है ये। और हवा में कैसे तैरती है आपको पता है? मैग्नेट अगर सेम पोल, जैसे नॉर्थ के पास नॉर्थ लाओगे, साउथ के पास साउथ लाओगे, तो वो पास नहीं आते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। तो बस उसी प्रिंसिपल की पे ये वर्क करती है। सेम पोल पास में होने के कारण ये हवा में उठती है और अपोजिट पोल एक दूसरे को खींचते हैं, उसके कारण ये आगे भागती है। बस यही मेन प्रिंसिपल है इसका। देखो चाइना से आपको पता होना चाहिए 2022 के जो विंटर ओलंपिक होंगे ये आपके बीजिंग चाइना में ही होंगे। अच्छा, आप तो ये बताइए चाइना की शोक नदी किसे कहा जाता है? येलो रिवर को कहा जाता है, उसे ही आप हुआंग हो नदी की कहते हो। और चाइना और मंगोलिया की सीमा पर कौन सा मरुस्थल आपको मिलेगा? गोबी मरुस्थल मिलेगा। वैसे टकला मकान मरुस्थल ये आपको मिलेगा चाइना में ही। चाइना और भारत के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि किस देश की करेंसी को स्पेशल ड्राइंग राइट में शामिल किया गया था, तो चाइना की करेंसी को। ये स्पेशल ड्राइंग राइट याद रखो, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुद्रा है, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से बाहर कर दिया गया? तो आंसर होगा लिवरपूल को। तो अभी ब्रिटेन के लिवरपूल शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से बाहर कर दिया गया है, जिससे कि ये इस प्रतिष्ठित सूची से हटाए जाने वाला तीसरा स्थान बन गया। इससे पहले दो कौन थे? पहले 2007 में ओमान के एक वन्यजीव अभ्यारण्य को और 2009 में जर्मनी की एक साइट को इस सूची से बाहर कर दिया था। अच्छा, लिवरपूल को इस सूची से बाहर क्यों कर दिया? क्योंकि शहर में नई इमारतों की योजना बनाई जा रही है जो साइट की विक्टोरिया विरासत को कमजोर कर देगी। अच्छा, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस में और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑद्रे उजाले हैं। अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल भारत में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो 38 हैं। 38 नंबर की बनी थी अभी जयपुर, राजस्थान की जयपुर। तो बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि अभी कांस फिल्म फेस्टिवल में 2021 में किसने पाल्मे डे और पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा जूलिया डुकोर्नो ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम पे, अगर आप यूज करते हो तो प्लीज एक बार इसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ।